तेज बारिश हो रही थी और बारिश के साथ फिर तेज आंधी चलने लगती है। पूनम एक छोटे से घर में रहती थी, जहाँ उसकी 5 साल की बेटी पीहू और कोमा में पड़ा पति अखिलेश था। अपने पति का इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए फिलहाल पूनम दर्जी का काम करती थी। एक वही काम था जिससे उसे 4 पैसे मिल जाया करते थे। तभी आंगन में ढेर सारे पत्तों को देखकर पूनम कहती है, ओहो, मैं तो यहाँ की सफाई कर करके पागल हो चुकी हूँ। पता नहीं कोयल ने ऐसी जगह पेड़ ही क्यों लगाया है। उनके घर में तो फल फ्रूट गिरते हैं, यहाँ पत्ते पत्ते गिरने लग जाते हैं। रोज सुबह शाम इनकी सफाई करनी पड़ती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बारिश भी हो रही है। माँ, आप पकौड़े बना दो ना। बेसन तो है नहीं, आटे के ही बनाकर खिला देती हूँ। और ये पत्ते बारिश के कारण गीले हैं, सूखते ही इन्हें जला दूंगी। पीहू बेटी, तू अंदर चल, भीग जाएगी वरना मैं आ रही हूँ। फिर पूनम अपनी बेटी के लिए आटे के पकौड़े बनाकर उसका दिल रख देती है और अपने पति के सर पर हाथ रखकर कहती है, अजी, आपको कोमा में गए 3 महीने हो गए हैं, अब तो आंखें खोल लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कोमा में गया हुआ आदमी भी हमारी सारी बातें सुनता है। मेरे लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए ही आ जाइए, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपने तो खाया ही नहीं, आप भी खा लो, आपने बहुत ही अच्छे पकौड़े बनाए हैं। तू खा लेगी तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा बेटी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और पत्ते भी सूख जाते हैं, तो पूनम उन पत्तों को जला देती है। ऐसे ही अगले दिन भी आंधी की वजह से उसके आंगन में फिर से हरे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। ओहो, आज फिर से ये पत्ते इकट्ठे हो गए। मैं तो इनकी सफाई कर करके हद से ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब कितना कहूँ पड़ोसन को भी। एक तो ये पत्ते किसी काम में आने को भी राजी नहीं है। आज मैं इन्हें जलाऊंगी भी नहीं। इनको जलाते जलाते मेरी माचिस की 4 डिब्बियाँ खत्म हो जाती हैं। सिलाई का भी काम बाकी है। आज 2 जनों का ब्लाउज तैयार करके देना है। पूनम आंगन में झाड़ू लगाकर पत्ते को इकट्ठा कर देती है। फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर ब्लाउज को सिलने लगती है कि तभी टीना नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और पूनम से कहती है, हेलो आंटी, मुझे माँ ने भेजा है, आपने उनके दोनों ब्लाउज तैयार कर दिए हैं? हाँ बेटा, बस अभी तैयार करके रखे हैं। ठीक है, दरअसल मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। मैं बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर और शोरूम में गई हूँ। जितना हो सकता था मैंने उतनी खोजबीन भी की है, सब्यसाची भी और यहाँ तक कि अंबानी के कपड़ों की भी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे शादी का लहंगा इतना डिफरेंट चाहिए जो किसी ने आज तक ना कभी पहना हो और ना ही देखा हो, ना उस लहंगे के बारे में किसी ने सुना हो। माँ ने बताया था आप काफी अच्छी दर्जी हैं, बस इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ और मेरी शादी में सिर्फ 15 दिन है। अब आप मेरा ब्राइडल लहंगा तैयार कर दीजिए। आप जितना बोलेंगी मैं उतना पैसा दूंगी। तुम मेरे पास बहुत भरोसे से आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी और पैसे जायज ही मांगूंगी। या तो तुम्हारी इच्छा हो वरना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। नहीं आंटी, अगर मैंने आपसे कुछ बड़ी चीज की डिमांड की है तो आपको उसकी कीमत तो जरूर मिलेगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि किस चीज का मुझे लहंगा चाहिए। अब वो चीज भी आप ही डिसाइड कर लेना। इतना कहकर टीना ब्लाउज लेकर वहाँ से चली जाती है। वही पूनम उसकी बातों में काफी ज्यादा डूब जाती है। कभी बर्तन साफ करते हुए उस बारे में सोचती है तो कभी खाना पकाते हुए। 3 दिन बाद अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ऐसी किस चीज का लहंगा बनाऊं उसके लिए जो उसे काफी अच्छा लगे। ऐसी क्या चीज है जो लोगों ने ना देखा है और ना सुना है।
माँ, 3 दिन से आप यही बात बोल बोल कर सोचे जा रही हो। सोने का समय हो गया है। आज मुझे आप कोई कहानी सुनाओ ना। चलो। अरे हाँ माँ, आज के जमाने में आप सिलाई करती हो तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। पहले तो ये होता नहीं था। तो लोग क्या पहनते थे माँ? मेरी गोद में सर रख, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। पहले सभी लोग जंगल में रहते थे, जो कि पूरी तरीके से इंसान भी नहीं थे। तुम उन्हें हमारे पूर्वज भी कह सकती हो। पहले ये सब सिलाई धागे की मशीन नहीं थी, तो वो लोग पेड़ पत्तों और जानवरों को ही खाया करते थे और पेड़ के पत्तों और जानवरों की खाल से ही अपने शरीर को ढक लिया करते थे। उसी के कपड़े पहनते थे। अच्छा माँ, ऐसा होता था? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, अरे आइडिया, पहले के जमाने में भी तो लोग पत्तों के कपड़े पहनते थे। क्यों न मैं टीना बिटिया के लिए कुछ पत्तों से रिलेटेड ही ब्राइडल लहंगा बनाऊं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मेरे आंगन में तो ढेर सारे पत्ते रहते हैं। तभी वो दोनों सो जाती हैं। अगले दिन पूनम उठकर उन पत्तों को इकट्ठा कर लेती है। फिर इकट्ठे किए हुए पत्तों से वो टीना के लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देती है। अच्छा तो लग रहा है, पर दुल्हन का जोड़ा हो और लाल रंग के पत्ते न आजमाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पूनम घर से थोड़ी दूर लाल रंग के पत्तों वाले पेड़ से पत्ते लेकर आती है और उससे भी लहंगा, चुन्नी और ब्लाउज तैयार कर लेती है। अगले दिन जब टीना आती है तो वो अपने सुंदर से लहंगे को देखकर कहती है, अरे आपने तो सच में मेरी बात को साबित कर दिया। ऐसा लहंगा कभी किसी ने ना देखा होगा और ना ही पहना होगा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आंटी। शुक्रिया, मैं इतना अच्छा लहंगा भी बना सकती हूँ, मुझे नहीं पता था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो आपकी मेहनत है। परसों मेरी शादी है, आप आ जाना। और ये रही आपकी पेमेंट, पूरे 90,000 रुपए हैं। हे भगवान, इतने ज्यादा? बेटा, तुमने ज्यादा दे दिए हैं। मेरी तो इतनी लागत भी नहीं लगी है। पर मेहनत और कलाकारी तो है। और अंकल जी की तबीयत भी खराब है, इससे आप उनका इलाज करवाना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, इन पैसों से मैं उन्हें फिर से अस्पताल में एडमिट करा देती हूँ। इतना कहकर पूनम अपने पति को हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके पति का इलाज अच्छे से करते हैं। और 2 दिन के बाद वो टीना की शादी में अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, जहाँ टीना का ब्राइडल पत्तों वाला लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है। वहाँ पवन नाम का एक डिजाइनर भी आया हुआ था, जो कहता है, वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। आज तक मैंने ऐसा ब्राइडल लहंगा कभी नहीं देखा और इसका जुड़ाव भी प्रकृति से है। टीना, मुझे बताओ ये किसने बनाया है? उसे मैं अपने स्टूडियो में ले जाऊंगा ताकि मैं उससे और लहंगे बनवाऊं। उसकी पोस्ट को बढ़ाओ, उसकी कला को और आगे बढ़ाओ। आपने मेरे लहंगे की इतनी तारीफ की, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये पूनम आंटी ने बनाया है, वो देखो आपके पीछे हैं। आ गई वो। नमस्ते, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपने इतने अलग अलग पत्तों से एक सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा बनाया है। मैं मार्केट में ऐसे और दुल्हन के जोड़े लाना चाहता हूँ। क्या आप और लहंगे बनाएंगी? मैं आपको अपने फैशन डिजाइनर की पोस्ट देना चाहता हूँ। आपकी फीस पूरे 1 लाख रुपए होगी। मैं तो इस टैलेंट को विदेशों में ढूंढने जा रहा था, पर आपसे मुलाकात हो गई। देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। देखिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं कैसे आपके फैशन डिजाइनर की पोस्ट में काम आऊंगी? फिर भी अगर आप मुझे इतना काबिल समझते हैं, तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आंटी जी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं। सच? फिर ठीक है, तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तभी सब लोग टीना के ब्राइडल लहंगे की तारीफ करते हैं और उसका अमेजिंग फोटोशूट भी होता है। साथ ही पूनम की काबिलियत आज उसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती है। अब वो पवन के साथ उसके फैशन स्टूडियो में काम करती है और बड़े बड़े लोगों के लिए पत्तों के ब्राइडल लहंगे तैयार करती है। इससे उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और अब वो अपनी गरीबी से निकलकर अमीर लाइफस्टाइल में हंसी खुशी से रहने लगती है। कहानी बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर नामक गांव में सुहानी और पवित्रा अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थी। सुहानी और पवित्रा की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी माधव शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुहानी और पवित्रा की माँ की मृत्यु होने के कारण माधव को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव उन दोनों का भी ध्यान रखने के लिए गायत्री नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। गायत्री का एक अपना बेटा भी था जिसका नाम रॉकी था। शुरू में गायत्री माधव के सामने सुहानी और पवित्रा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन माधव के शहर जाने के बाद गायत्री सुहानी और पवित्रा से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रॉकी अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लुलु मॉल घूमने गया था और वहाँ पर मुझे एक सुंदर सी साइकिल पसंद आ गई है और वो साइकिल कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। माँ, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो तुम्हारे लिए वो साइकिल अभी खरीद कर ले आते हैं। तभी तो मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्टाइलिश बेटा लगेगा ना। वैसे कितने की है तुम्हारी वो साइकिल? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो खरीद ले जाएगा। माँ, गायत्री और रॉकी मॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुहानी गायत्री से कहती है, माँ, हमारे भी सारे खिलौने पुराने और टूट गए हैं। कृपया करके आप हमारे लिए भी सस्ते से खिलौने खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं तेरे लिए बाजार से खिलौना खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी तोड़ दिया तूने। अब तुझे वही टूटे फूटे खिलौनों से खेलना होगा और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर गायत्री अपने बेटे रॉकी के साथ लुलु मॉल में साइकिल खरीदने के लिए चली जाती है और सुहानी शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। सुहानी बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुहानी उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप सड़क के किनारे इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो बेटा। सुहानी उस बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा देती है। फिर जब सुहानी वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदलकर सुहानी को आवाज लगाती है और सुहानी से कहती है, रुको सुहानी, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुहानी, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक में अपने परीलोक की परियों के साथ रहती हूँ। परीलोक की सारी परियां कहती हैं कि पृथ्वी लोक के सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई न तो कोई अच्छा इंसान होगा ही, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप रानी परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुहानी, मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर भले लोग नहीं हैं।
परंतु तभी तुमने मेरी मदद की। इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक दिल की लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। परी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। ये सोने का लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये चांदी का लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुहानी रानी परी से वो दोनों सोने चांदी के लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बता देती है। सुहानी दीदी, अब तो हमारे पास ये सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। और इसी तरह से सुहानी और पवित्रा गायत्री और रॉकी के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती हैं और एक जंगल में चली जाती हैं। अब उन दोनों के रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से बोलकर उसके जादू से एक घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखती हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए बेहतरीन सोफे आदि चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव शहर से काम की छुट्टी लेकर घर आते हैं। माधव घर आकर गायत्री से बोलते हैं, गायत्री, मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा कहाँ हैं? जी पता नहीं, सुहानी और पवित्रा कहाँ चली गयी। मैं रॉकी के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ घर पर नहीं थीं। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटियाँ किस हाल में होंगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जरूर तुमने उन बेचारियों को परेशान किया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई होंगी। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियाँ रहेंगी उसी घर में मैं भी रहूँगा। और इस तरह माधव घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद माधव को जंगल में एक घर दिखाई देता है। माधव चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा वहाँ बड़े ही प्यार और आराम से रह रही थी। सुहानी और पवित्रा अचानक से अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिए, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से पिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब अपने आगे की जिंदगी तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। ये सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। और उस दिन के बाद से माधव अपनी दोनों बेटियाँ सुहानी और पवित्रा के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। कानपुर नामक एक गांव में विशाखा नाम की एक लड़की रहती थी। विशाखा की माता पिता नहीं थे
वो सिर्फ अपनी एक बड़ी बहन के साथ रहती थी। विशाखा की बड़ी बहन अंजलि दूसरों के घरों में सफाई करके जो पैसे लाती थी, उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता था। पिछले महीने मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए थे क्योंकि मैंने उनसे उधार ले रखा था। किसी तरह मैंने रखे हुए पैसों से घर चलाया, लेकिन अब तो वो पैसे भी खत्म हो गए हैं। अगर मालिक ने इस महीने भी तनख्वाह नहीं दी तो खाने के तो लाले पड़ जाएंगे। और तो और विशाखा के स्कूल की फीस भी भरनी है। पता नहीं कैसे होगा ये सब। अंजलि को परेशान देखकर विशाखा उसके पास जाती है और बोलती है, दीदी क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हो। नहीं छोटी, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। घर की परेशानियाँ मैं देख लूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह दूसरों के घरों की सफाई करो। पिताजी का सपना था कि तुम बड़ी होकर कुछ बनो। तुम्हें पिताजी का सपना पूरा करना है। अंजलि की बात सुनकर विशाखा वहाँ से चली जाती है, लेकिन विशाखा अपनी बहन की मदद करना चाहती थी। लेकिन वो अपनी बहन की मदद कैसे करे, यही सोचते हुए विशाखा जंगल की तरफ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। विशाखा वो आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है। वो आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की तक पहुंच जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं परीलोक से आई हूँ। मैं अपनी माँ के साथ घूमने आई थी, लेकिन मैं खेलते खेलते माँ से दूर हो गई। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद विशाखा को परी की माँ एक विशाल मकड़ी के जाल में फंसी हुई मिलती है। विशाखा उनको बचाती है और दोनों माँ बेटी को मिला देती है। दोनों परियां विशाखा से बहुत खुश होती हैं। परी की माँ विशाखा से कहती है, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। परी की माँ वही जंगल में दो बहुत ही सुंदर घर प्रकट करती हैं और विशाखा से कहती हैं, बेटी मैंने तुम्हें ये दो घर दिए हैं। ये कोई साधारण घर नहीं है, ये दोनों जादुई घर हैं। तुम हमेशा दाएं वाले घर में जाना, कभी भी बाएं वाले घर में जाने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों परी माँ, मैं दूसरे वाले घर में क्यों नहीं जा सकती? वो तुम्हें बाद में खुद ही पता चल जाएगा। परी और उसकी माँ दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। विशाखा खुशी खुशी दाएं वाले घर में घुस जाती है। विशाखा वहाँ देखती है, वहाँ उसके जरूरत की सारी चीजें थी। वो अपने घर की सारी जरूरत की चीजें घर लेकर जाती है। उसकी बड़ी दीदी इतना सारा सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब विशाखा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो दाएं साइड वाले घर में जाकर ले लेती थी। विशाखा अब गांव में सबकी मदद भी करने लगी। गांव में चारों तरफ उसकी तारीफ भी होने लगी। ये सब देखकर विशाखा की एक सहेली काजल बहुत जलने लगी। आखिर इसके पास इतनी सारी चीजें आती कहाँ से हैं? मैं इसका पीछा करूँगी। अगले दिन काजल विशाखा का पीछा करती है और विशाखा का जादुई घर देख लेती है। वो सोचती है, मैं रात में आकर इस घर में जाऊंगी और देखूंगी कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो विशाखा यहाँ रोज आती है। उसी दिन रात को काजल उस जंगल में जाती है जहाँ वो दोनों जादुई घर थे। काजल जैसे ही दाएं साइड वाले घर के दरवाजे को छूती है, वो घर गायब हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं इस बार बाई साइड वाले घर में जाकर देखती हूँ। काजल बाई साइड वाले घर में चली जाती है। वहाँ काजल को बहुत सारा सोना दिखता है। काजल वो सब देखकर बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। काजल जैसे ही वो सोना उठाने की कोशिश करती है, तभी वो सारा सोना कीड़े मकोड़ों में बदल जाता है और वहाँ एक सांप आकर काजल को डस लेता है और वही काजल की मृत्यु हो जाती है।